ये 2 महीने आपकी लाइफ बदल सकते हैं, आपके कंधों पर स्टार हो सकते हैं। इन 2 महीनों की वजह से आपके सिर पर कैप हो सकती है। आप एक सोल्जर बनने जा रहे हैं और एक सोल्जर कभी भी अपने एम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो कभी भी इधर उधर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे आप अपने स्मार्टफोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, साथ ही अपने दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने एम को छोड़ देते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं, पर वो चीज़ें मोमेंट्री होती हैं, आपको कभी भी फायदा नहीं देती हैं। जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट, कैसे हैं आप लोग? आप सभी जानते ही होंगे कि आपके आने वाले एनडीए एग्जाम के लिए बचे हैं 2 महीने। अब ये 2 महीने आपके लिए बहुत ही क्रूशियल होते हैं इसकी तैयारी के लिए, क्योंकि ये डिसाइडिंग मंथ से आप इसको बोल सकते हैं, और साथ ही ऐसे मंथ जिसमें आप की तैयारी होती है, उसको इनिशिएट करना होता है, उसको लास्ट गियर में आपको ले जाना पड़ता है, और कोई भी डिस्ट्रैक्शन को छोड़कर आपको पूरी तरीके से तैयारी और उसके अलावा और कुछ नहीं दिखता है। पर यहाँ पर आप कैसे करें इसकी तैयारी, वो 2 महीने की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए? मैं पीछे तक पढ़ चुका हूँ, लेकिन मुझे आगे कैसे पढ़ना है? मैं अभी तक नहीं पढ़ा, मुझे आगे कैसे पढ़ना है? ये सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे। अब कैसे करें अपने आगे आने वाले 2 महीने की तैयारी, उसको हम इस वीडियो में बताएंगे। अब ये जो टाइम टेबल है, आपको ऐसा नहीं है जैसा मैंने बता दिया आप एज ए टेस्ट जाएं और वैसा करने लगें, क्योंकि ये सब वेरी करता है उसके हिसाब से जो तैयारी कर रहा है, क्योंकि आपके वीक और स्ट्रॉन्ग पॉइंट डिफर होंगे हर किसी कैंडिडेट से और मुझसे भी। इसके अलावा आप बात करें तो आपको मैं ये भी बता दूंगा किस तरह से आप एक स्ट्रेटेजी ले सकते हैं कि किस सब्जेक्ट को मुझे किस तरह से पढ़ना है या उसकी कैसी अप्रोच होनी चाहिए। साथ में मॉक की बात करेंगे, PYQs की बात करेंगे। तो चलिए फिर इस वीडियो को शुरू करते हैं। मेरा नाम अमन कुमार और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एपेक्स स्टडी हब में। तो देखिए, जैसे बच्चे हैं 2 महीने, तो सबसे पहले एक सवाल यही आता है कि 2 महीने में भी एनडीए क्वालिफाई करना पॉसिबल है? तो बिल्कुल, मैं ही आपके सामने इसका एग्जांपल हूँ। मैंने खुद सिर्फ 2 महीने की तैयारी में एनडीए एग्जाम क्वालिफाई किया। तो क्या हो सकती है आपकी स्ट्रेटेजी, उसकी बात करते हैं। तो 2 महीने अच्छा खासा टाइम है, यानी आप इसको 60 दिन को लेकर चलें। अब इसको कैसे करना है, तो देखिए, आपको सबसे पहले अपनी एक कॉपी लेनी है और उस पर आपके लिए ये पता है सबसे पहले कि आपके कौन कौन से सब्जेक्ट आ रहे हैं। तो सब्जेक्ट आपके जो मेजर होते हैं, जिसके पेपर होने हैं, वो मैथ का और जीएटी का। मैथ का पेपर में बिल्कुल सेपरेट होता है, जिसमें क्वालिफाई करना होता है। 11th-12th की मैथ आती है, फिर आगे इंग्लिश आती है जो जीएटी के पेपर में होती है। 50 क्वेश्चन उसके अंदर आते हैं, सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है इंग्लिश में। फिर जीएटी वाला पोर्शन जो साइंस प्लस जीएस है, यानी सोशल स्टडी कह सकते हो, उसको भी आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना है। तो इतना क्लियर होने के बाद आपने 3 सेक्शन बना लेने हैं अपनी कॉपी में, एक मैथ के लिए, एक इंग्लिश के लिए, एक जीएटी के यानी उस पोर्शन के लिए जिसमें आ रही है आपकी साइंस और सोशल साइंस। अब मैथ वाले पोर्शन में आपको सभी चैप्टर नोट कर लेने हैं। अब क्या करना है, इसके अलावा फिर इंग्लिश में भी सेम आपको जो टॉपिक है नोट कर लेने हैं। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में नोट कर लोगे, फिर हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स और सिविक्स में नोट कर लेंगे। फिर हम शुरुआत करेंगे अपने टाइम को डिवाइड करने की कि मुझे किस हिसाब से किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है। पर टाइम को डिवाइड करते हुए एक प्रॉब्लम ये आएगी आपको कि आपको पहले समझ में नहीं आएगा मैं किसको कितना डिवाइड करूं। सबसे पहले आपको कुछ देर शांत बैठना है और अपने आप से पूछना है कि जो मेरे सामने ये टॉपिक लिखे हुए हैं, इनमें से कितने कितने टॉपिक मुझे अच्छे से आते हैं, कितने टॉपिक मुझे बिल्कुल भी नहीं आते हैं, और कितने टॉपिक ऐसे हैं जिन पर मैं थोड़ी मेहनत से आसानी से क्वालिफाई कर सकता हूँ। अब ये जवाब आपको अपने अंदर से मिलेगा, ये कोई आपको बाहर से आके नहीं देगा, कोई यूट्यूब की वीडियो नहीं देगी। वो आपसे कितना भी कह दे, मैं आपसे कितना भी कह दूं, पर आप खुद जानते हैं ये सारे सवाल के जवाब आपके दिमाग के अंदर हैं, आपके मन के अंदर है। तो ये जवाब मिलने के बाद आपको पता चल जाएगा कि आपको किस में कितना टाइम देना है, या आपको कौन सा ज़्यादा हार्डर है, कौन ईजी है। लेकिन यहाँ पर साइंस मैथ का कोई विकल्प नहीं होता है, तो कभी आप ये ना सोचें मैं इसको छोड़कर चला जाऊँ। तो मैथ के लिए आपको एक अच्छा खासा टाइम देना है सबसे ज़्यादा। अब हम जो टाइम टेबल लेकर चलेंगे वो 10 घंटे का लेकर चलेंगे। यहाँ आप 8 से 10 घंटे भी ले सकते हैं, मिनिमम है ये, क्योंकि 2 महीने में अगर आपको 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल लेना पड़ेगा। अब देखिए, साथ में आपको करना क्या है, आपने 8 से 10 घंटे का टाइम टेबल ले लिया है, तो इसके अंदर आप सबसे पहले, अगर आपका 8 घंटे है, मैं 8 घंटे मानकर चलता हूँ, 2 घंटे हम और ऐड कर देंगे उसके अंदर तो और ज़्यादा फायदा हो जाएगा। पर 8 घंटे को लेकर चलते हैं, तो इसमें मिनिमम 3 घंटे आपके होने चाहिए मैथ के, जो मेरा मानना है, क्योंकि मैथ एक सेपरेटली पूछा जाता है हमसे। पूरा अच्छी खासी मैथ आती है जो 11th-12th की है, किसी भी और कंपटीशन एग्जाम में इतनी हार्ड मैथ आपको नहीं मिलती है। इवन जो आगे आप जाके CDS का एग्जाम देते हैं, जो इक्विवेलेंट है इस एग्जाम के या इस पोस्ट के लिए, उसमें भी इतनी हार्ड मैथ नहीं आती है। तो यहाँ पर मैथ थोड़ी हार्ड हो जाती है, जिसके लिए आपको ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। तो 3 से लेकर 3.5 घंटे आपको मैथ को देने पड़ेंगे, एक डेडिकेटिव। अब इसके अंदर आपको करना क्या होगा कि एक तो आपको लेक्चर्स, अगर आप देख रहे हैं तो वो लेक्चर्स देखेंगे, आप बुक से पढ़ रहे हैं तो आप बुक से पढ़ेंगे, पर इसके साथ आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी है।
साथ ही अगर आपको पेपर का लेवल मैच करना है कि किस तरह के क्वेश्चन उस पेपर में आते हैं, कुछ एग्जाम में आते हैं, तो उसका सबसे अच्छा तरीका होता है ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, यानी PYQs। अगर आपने एक नंबर ऑफ PYQs लगा रखे हैं तो आप खुद देखेंगे कि आपको एक तरीका पता चल जाएगा किस तरह के क्वेश्चन आते हैं, वो लेवल पता चल जाएगा और उस तरह से आपका दिमाग भी काम करने लगेगा और वो क्वेश्चन आप देखते ही सॉल्व कर देंगे। ठीक है, इससे आपको बड़ी आसानी होगी और आपको बहुत फ़ायदा मिलने वाला है। इसके अलावा आपको क्या करना है, ये मैथ का पोर्शन हो गया जहां आपने क्या करा, ये सारा टाइम टेबल बना लिया। पर इसके अलावा जैसे ही आप पढ़ना शुरू करेंगे तो मैथ में टोटल 29 टॉपिक्स हैं, उसके अंदर से कुछ ऐसे टॉपिक है जो बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। अब ये पता कहाँ चलेंगे, तो ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो मैं बना चुका हूँ, आई टैब पर आपको दिख जाएगी, तो जरूर जाकर देखें, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उसको भी देखें। तो इसके अंदर से मैंने टोटल आपको 15 से 16 टॉपिक ऐसे बताए हैं जिनको पढ़कर आप आसानी से एनडीओ क्वालिफाई कर सकते हैं। फिर भी अगर आप चाहते हैं मैं 30 चैप्टर पढ़ूँ तो 60 दिनों के लिए आप डिवाइड कर सकते हैं, 2 दिन में एक चैप्टर। मे भी कोई चैप्टर ऐसे भी होंगे जो आप 1 दिन के अंदर खत्म कर दोगे, कुछ ऐसे भी हैं 1 दिन के अंदर आप 2 खत्म कर दोगे। तो इससे आपकी तैयारी शुरू हो जाएगी। फिर आपको करना क्या है, जो आपने कॉपी में ये टॉपिक लिख रखे थे आपने उसको 3 कैटेगरी में डिवाइड करना है, उन चैप्टर्स को, एक हार्ड, मीडियम और ईजी में। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि इसमें ज़्यादा क्वेश्चन जिसके अंदर से आते हैं वो क्या हार्ड में आता है, मीडियम में आता है या इजी में आता है, वो आप देख लेंगे। अब ये हार्ड, मीडियम, इजी क्या होता है, क्या ये यूट्यूब की वीडियो से पता चलेगा या मुझे अपने दोस्तों से पता चलेगा? नहीं, ये आपको आपसे पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा हार्ड है। तो आपको अपना हार्ड पता चल गया, मीडियम पता चल गया, इजी पता चल गया, आपने क्वेश्चन पेपर करना शुरू करा या आप कहने तैयारी करनी शुरू करी। जैसे जैसे आप चैप्टर करते जाएंगे उस चैप्टर के आगे आप टिक करते जाएंगे कि मेरा ये खत्म होता जाता है। इससे फ़ायदा क्या होता है कि अगर आप वो 2 पेज या 4 पेज उठाकर देखते हो तो आपको अपनी पूरी तैयारी का ओवरव्यू मिल जाता है कि मैं कहाँ से शुरू करा, मैं कहाँ तक पहुँच चुका हूँ, कौन से दिन पर मेरी कौन सी तैयारी चल रही है। आप साथ में ये भी लिख सकते हैं कि मैं किस डेट पर कहाँ पर हूँ। ठीक है, इसके लिए सिर्फ आपके दिन के 10 से 15 मिनट जाएंगे मैक्सिमम, बता रहा हूँ मैं आपको, और सारी तैयारी आपकी चलती रहेगी। आपको मैथ का होने के बाद फिर आप चलते हैं इंग्लिश पर। अब इंग्लिश का भी आपके पास कोई भी ऑप्शन नहीं होता है क्योंकि इंग्लिश भी सेपरेटली हमको क्वालिफाई करनी होती है। तो इंग्लिश में आपके लिए ये हो जाता है कि आपको एक जस्ट पहले तो आपको रूल्स पढ़ने हैं जो स्पॉटिंग एरर के हैं, और स्पॉटिंग एरर में ही आपके रूल होते हैं, बाकी सब में कोई रूल मैटर नहीं करते हैं क्योंकि आपके जो वोकैब है वो आपके रीडिंग कैपेसिटी और लर्निंग कैपेसिटी में मैटर करती है कि आप कितना याद रख पा रहे हैं और इवन आप कितनी प्रैक्टिस कर रहे हैं। इसके अलावा आपके जंबल सेंटेंस अगर कॉम्प्रीहेंशन कहें तो वो भी आपकी स्किल्स पर डिपेंड करता है कि आप कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, क्योंकि ये स्किल आपकी क्वेश्चन करने से इंप्रूव होती है। लगातार लेक्चर देखने से इतनी इंप्रूव नहीं होगी, लेक्चर देखने से आपको हेल्प मिलेगी, एक तरीका मिलेगा करने का, आपको एक ट्रिक मिल सकती है, सी अटेम्प्ट करने का तरीका मिल सकता है, पर आपको फाइनली करना खुद है। आपको ये भी ध्यान देना है कि आपको लगातार एंटोनिम्स और सिनोनिम्स को पढ़ते रहना है। अगर आपने एक भी दिन एंटोनिम सिनोनिम छोड़ देते हैं तो आप खुद जानते हैं अगले दिन वो धुले हुए रखे होते हैं कहीं पर, आपको बिल्कुल एकदम ब्रेन वॉश हो चुका होता है उसके लिए। बाकी पूरा ब्रेन वॉश नहीं होगा, कहीं फिर समझे क्या क्या बोलते रहते हैं। तो इसके बाद आपको क्या करना है, फिर ईडियम फ्रेज आप पढ़ेंगे तो उसको भी सेम यही करना है। इसके अलावा जंबल्ड सेंटेंस, सेंटेंस इंप्रूवमेंट, ये आपको डिपेंड करता है कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। और साथ में आप अगर कर लेते हैं स्पॉटिंग ऑफ एरर, तो स्पॉटिंग ऑफ एरर से मुझे लगता है कि आप सेंटेंस इंप्रूवमेंट को अच्छा खासा कर लेते हैं। पर जंबल्ड सेंटेंस किस पे डिपेंड करता है, ये प्रैक्टिस पर करता है डिपेंड। तो आपको सबसे पहले इंग्लिश की तैयारी यही करनी है कि आपने एक बार रूल्स पढ़ लिए, ठीक है। इसके बाद आपको जाना है इंटरनेट पर, तो वहाँ से आप प्रैक्टिस सेट निकाल सकते हैं और बहुत ज़्यादा मिल भी जाते हैं। इसके अलावा आपको एक और करना है, कुछ लेक्चर्स आपको मिल जाते हैं यूट्यूब पर जो आपको बिना किसी पैसे के मिलते हैं, पर आप उसको वैल्यू भी समझनी चाहिए, क्योंकि हमें कुछ चीज़ फ्री मिलती है तो हम नहीं सोचते हैं चलो ऐसे ही कर रहे होंगे, तो हम उसको वैल्यू समझकर आपको ऐसे ही समझना है कि आपने उसके लिए फीस पे करी है, उसकी तरह उसका लेक्चर को देखना है। इससे आपको समझ में भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि आप अगर सिर्फ मजे में देख रहे हो कि मैंने पैसा क्या दिया है, फिर आप देखोगे नहीं। तो इंग्लिश की तैयारी में आपको बहुत ज़्यादा इस तरह से ही ध्यान दे सकते हैं और आपको छोड़नी नहीं है, क्योंकि उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है, आपको सेपरेटली क्वालिफाई करना होता है। मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ। इसके बाद हम चलते हैं आपके जीएटी के पोर्शन पे। अब जीएटी के पोर्शन में थोड़ा सा आपके लिए फ़ायदा हो जाता है, क्योंकि जीएटी का पोर्शन डिवाइड होता है 2 जगह में, जिसके अंदर 100 क्वेश्चन आते हैं, एक साइंस के पोर्शन में और सोशल स्टडीज़ के पोर्शन में। अब सोशल स्टडीज़ के पोर्शन जिस बच्चे का स्ट्रांग होता है उसका साइंस थोड़ा सा वीक होता है, क्योंकि ये साइंस आपका 9th और 10th का आता है, प्लस इसमें कुछ ऐसे चीज़ें आती हैं, कॉन्सेप्ट आते हैं जो 11th 12th के ऐड हो जाते हैं। पर जिसकी सोशल स्टडी मजबूत है वो 50 क्वेश्चन करके भी, यानी उनकी तैयारी करके भी आप एग्जाम क्वालिफाई कर सकते हैं। पर ऐसा नहीं है कि आपने साइंस का एक भी नहीं कर पाओगे, उसमें से भी आप कर लोगे, और ऐसा भी नहीं है कि आप इधर 50 कर लोगे उसमें से हमें कुछ गलत करोगे। यानी अगर आपका संतुलन देखिए, अगर आपने अच्छी तैयारी अपने एक सब्जेक्ट जो मजबूत है उस पर कर ली है, एक कमज़ोर पर नहीं करी है, तो आप कर लोगे। सेम साइंस वाले स्टूडेंट के साथ ऐसा है, क्योंकि अगर साइंस बहुत अच्छी है तो उनकी पक्का उसकी जीएस खराब होगी, तो वो साइंस पर फोकस करे और जीएस को थोड़ा सा छोड़ दे, ठीक है। लेकिन पढ़े जरूर, कोई बच्चा ये ना समझे कि मैं ये कह रहा हूँ कि वो उसको बिल्कुल छोड़ दे, क्योंकि मैंने सिर्फ साइंस करके ही निकाला था, लेकिन मैंने जीएस संग में पढ़ी जरूर थी।
मतलब मेजर फोकस मेरा साइंस पर था, पर जीएस को ऐसा नहीं कि मैंने छोड़ दिया कि तुमको तो पढ़ना ही नहीं है, ठीक है। इससे आप नुकसान उठाएंगे, क्योंकि हो सकता है साइंस में कुछ ऐसे क्वेश्चन हो जो आपको नहीं आए, क्योंकि ये कोई बच्चा करके नहीं जा सकता कि मैं 100% क्वेश्चन कर लूँगा। इवन वो ये भी नहीं कह सकता मैं 80% क्वेश्चन भी कर लूँगा, क्योंकि डिपेंड करता है पेपर के लेवल पर, क्योंकि वहाँ जाकर उस प्रेशर को झेलना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आपने जैसे फिर मैंने बताया था आपको मैथ का आपने लिख रखा था मीडियम हार्ड करके, आपको इंग्लिश में भी सेम लिख लेंगे कि वोकैब में तो चलो आपको काउंट है ही नहीं, वोकैब में अंदर और आपका ईडियम फ्रेज में तो उसको काउंटलेस है। आप क्या काउंट करोगे मैंने इतने याद कर लिए, वो नहीं। हाँ, पर एक नंबर ले सकते हैं आपके, मैं दिन के कम से कम 20 एंटोनिम्स पढ़ूंगा, 20 सिनोनिम्स पढ़ूंगा, 20 ईडियम्स पढ़ूंगा, तो 60 हो जाते हैं टोटल आपके, और 60 अगले 60 डेज तक चलते हैं तो आपके बहुत ज़्यादा हो जाएंगे, ठीक है। तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। साथ में आपको एक चीज़ और इंग्लिश में जो मैं बताना भूल गया, आपको एक चीज़ और करना है, आपको अपना लॉजिकल एबिलिटी को ज़्यादा यूज़ करना है, क्योंकि आपके सामने जो सेंटेंस लिखा होता है उसके अंदर एंटोनिम्स है, उसके अंदर सिनोनिम्स है, उसको आपको रीड करके ज़्यादा लॉजिक लगानी है कि इसका जो मतलब है वो कहाँ पर बनना है, ठीक है। तो ये भी आप करें। साथ में अब जो साइंस का पोर्शन आता है इसके अंदर भी आप लिख लें कि कौन कौन से पोर्शन मेरे को करने हैं, कौन कौन से टॉपिक हैं, फिर उसको भी इसी तरीके से डिवाइड कर लें मीडियम, हार्ड और इजी में, फिर उस पर टिक करते हुए चलेंगे सेम कि कितना कितना टाइम देना है, वो कितना कितना मेरा हो गया। फिर आती है टाइम के डिवाइड करने की बात कि अब मैं अपने सोशल स्टडीज़ को और साइंस को भी कितना टाइम दूँ, इंग्लिश को भी कितना टाइम दूँ, जो मैंने अभी नहीं बताया है। तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप 3 घंटे आप निकाल चुके थे अपने 8 घंटे में से, तो आपके पास बचे हैं 5 घंटे। अब इन 5 घंटे के अंदर से आपको कम से कम अपने 1.5 घंटे देने पड़ेंगे इंग्लिश के लिए। तो अगर आपने अपने 1.5 घंटे इंग्लिश के लिए दे दिए हैं तो आपके टोटल 4.5 घंटे यहाँ पर निकल चुके हैं, और फिर आपके पास बचे हैं 3.5 घंटे, ठीक है। अब ये 3.5 घंटे अगर आपके पास बचे हैं तो फिर आपको डिपेंड करता है कि आपका कौन सा हिस्सा स्ट्रॉन्ग है। अभी हमने इंग्लिश और मैथ की बात कर ली है, अब हमारे पास बचती है जीएस। अब जीएस के अंदर मैंने बताया 2 पोर्शन है, साइंस और सोशल स्टडी। अब एक बच्चे का एक स्ट्रॉन्ग है, दूसरे का दोनों स्ट्रॉन्ग है, जिसके दोनों स्ट्रॉन्ग है वो कुछ भी कर सकता है, उसको तो और अच्छी बात है, एडवांटेज है। पर यहाँ पर अब वो कैसे करे इसकी तैयारी बचे हुए 3.5 घंटे के लिए, तो वो बचे हुए 3.5 घंटे में ये करे कि जो उसका स्ट्रॉन्ग पोर्शन है वो उसको ज़्यादा ही टाइम दे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वीक को ज़्यादा टाइम दे, तो इसको बिल्कुल क्लियर कर लेना, क्योंकि कई बार बच्चे समझते हैं कि मेरा स्ट्रॉन्ग है इसको तो मैं छोड़ देता हूँ। क्योंकि अगर आपने अपना स्ट्रॉन्ग पॉइंट को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उसमें से आए हुए आप क्वेश्चन छोड़ो ना, इस वजह से तो बिल्कुल ना छोड़ो कि मैंने पढ़ा नहीं था, कि यार मैं पढ़ लिया होता तब मैं छोड़ता नहीं, तो वो वाला तरीका, वो वाली चीज़ आपको नहीं रहने देनी है, ठीक है। तो आपको 2 घंटे उसके अंदर से आप देंगे अपने स्ट्रॉन्ग पोर्शन पे, मे बी आपका वो सोशल स्टडीज़ हो सकता है, मे बी वो आपका साइंस हो सकता है। इसके अलावा बचे हुए आप 1.5 घंटे आपने देंगे दूसरे पोर्शन पर जो आपको लगता है कि मेरा थोड़ा सा वीक है। तो इस तरीके से ये रही आपके लिए स्ट्रेटेजी कि आप कैसे करेंगे। फिर इतना करने के बाद आपको करना है एक स्मार्ट अप्रोच रखनी है कि मैं उन टॉपिक को पहले पढ़ूंगा जिनसे ज़्यादा पूछा जाता है। अब ये स्मार्ट अप्रोच आपकी कहाँ से बनेगी, ये बनेगी ट्रेंड एनालिसिस से, जो मैं वीडियो बना चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आई टैग पर लिंक है, जाकर देखना जरूर। इतनी मज़ेदार वीडियो, इतने फ़ायदे वाली वीडियो है आपके कि आपको आधा सिलेबस करना होगा और आप एनडीए का एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेंगे, ठीक है। तो उसका आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलने वाला है, तो उसको ज़रूर करें, उसको छोड़ना मत। इसके बाद अगर बात करें तो मैंने पूरा आपको बता दिया मैथ की तैयारी कैसे करनी है, आपको साथ में इंग्लिश की कैसे करनी है और ये कैसे करनी है। इसके अलावा फिर दूसरी बात आती है कि मुझे पेपर का पूरा लेवल कैसे पता चलेगा, तो ये PYQs से आपको हर किसी के PYQs करने हैं, साथ में आपको इंग्लिश के भी PYQs करने हैं, सोशल के भी करने हैं और साइंस के भी करने हैं। पर सोशल स्टडीज़ के PYQ इतना हेल्प तो नहीं करेंगे आपको कि क्वेश्चन रिपीट हो, पर वो आपको ये बता देंगे कि मेजर क्वेश्चन किस सेक्शन से पूछे जाते हैं, तो इससे आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। इसके अलावा आपको एक काम करना है कि अगले 60 दिनों के अंदर आपको कम से कम 20 मॉक करने हैं, यानी मॉक टेस्ट आपको देने हैं 20। अब ये 20 मॉक टेस्ट कैसे होंगे, इस 20 मॉक टेस्ट के अंदर आपको कम से कम 10 मॉक टेस्ट देने हैं मैथ के और 10 देने हैं आपको साइंस के। अब ये मॉक से मेरा क्या फ़ायदा होगा, यहाँ कुछ भी नहीं, वैसे मज़े में दे रहे हैं, नहीं, इसका आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। कैसे, क्योंकि आपको पता चलेगा कि वो उतने टाइम में पेपर कैसे करा जाता है, कितना उसमें प्रेशर लगता है, कितना दिमाग ख़राब हो जाता है उसको करते हुए। तो आपको उसको टाइम भी आप इस तरीके से मैनेज कर सकते हैं कि आप सबसे पहले जैसा आपको पेपर होता है कि पहले आप मैथ का पेपर दे रहे हैं, 1.5 घंटे बाद उसका दें GAT का। इससे आपको वो पैटर्न आ जाएगा, आप उस पैटर्न के अंदर ढल जाएंगे कि आपको पता चल जाएगा कि पहला एक पेपर देने के बाद कितना प्रेशर मेरे अंदर आ जाता है, फिर वो 1.5 घंटे तक कैसे रहना है मुझे, कैसे उसको मैनेज करना है, फिर एक नए पेपर में मैं देने जा रहा हूँ GAT का, तो कितना फ्रेश फील करके मुझे जाना है, या कितना मुझे अभी भी बर्डन है मेरे पिछले पेपर का या उसके ख़राब या अच्छा होने का। तो इससे आपको इस तरीके से दोनों पेपर देने हैं
और कम से कम 20 पेपर को आपको देना है अपने एग्जाम की तैयारी तक, ठीक है। अब 20 मॉक देने के बाद आपको, यानी अगर मैं मानकर चलूँ तो आपने इस तरीके से एनडीए के 10 पेपर दे दिए, क्योंकि टोटल एक दोनों पेपर होते हैं, एक मैथ का और एक जीएटी का, तो आपने टोटल 10 पेपर आपने दे दिए। अब 10 पेपर का एक रिपोर्ट कार्ड होना चाहिए, मिनिमम 10 है, आप 15 से 20 भी कर सकते हो, तो वो आपके ऊपर मैटर करता है, ठीक है। अब अपना एक रिपोर्ट कार्ड भी बनाना है पहले पेपर से, जहां आप लिखेंगे कि मैंने पहले पेपर में कितने क्वेश्चन करे, अटेम्प्ट करे, कितने सही करे, कितने गलत करे और कितने मार्क्स मेरे आए। इससे आपको ये पता चल जाएगा कि आप कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, और उसके अगला पेपर जब आप देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा मेरा पिछला कैसा था और ये वाला कैसा, कंपेयर से आपको ये पता चलेगा क्या मैंने ग्रोथ करी है, क्या डिक्लाइन हो रहा है, ठीक है। तो इससे आपको बहुत फायदा मिलेगा कि मैं किस दिशा में जा रहा हूँ, क्या मैं डायरेक्शन जो पकड़ी है वो गलत है या सही है। और आपको ये अपने डेडिकेटिव 2 महीने देने ही देने हैं, क्योंकि आपके ये जो 2 महीने हैं जो आप अपने डेडिकेटिव 2 महीने दोगे, ये 2 महीने आपकी लाइफ बदल सकते हैं। ये इन 2 महीनों की वजह से आपके कंधों पर स्टार हो सकते हैं, इन 2 महीनों की वजह से आपके सिर पर कैप हो सकती है। और साथ ही ये ध्यान रखें कि आप एक सोल्जर बनने जा रहे हैं, और एक सोल्जर कभी भी अपने एम से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है, वो कभी भी इधर उधर की चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट नहीं होता है। जैसे आप अपने स्मार्टफोन से डिस्ट्रैक्ट होते हैं, साथ ही अपने दूसरी चीज़ों से डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं, अपने एम को छोड़ देते हैं और उनके पीछे लग जाते हैं, पर वो चीज़ें मोमेंट्री होती हैं, आपको कभी भी फ़ायदा नहीं देती हैं। पर वो डिस्ट्रैक्शन आपको बाद में ध्यान आता है कि शायद मैंने उस टाइम नहीं दिया हो, और नेक्स्ट अटैम्प्ट में भी आप यही कर रहे होते हो कि उस टाइम पर फिर से आप वही काम करते हो कि डिस्ट्रैक्शन में लगे रहते हो, और एग्जाम होने के बाद आपको ध्यान आता है कि यार डिस्ट्रैक्शन थे तो मैंने अपना बहुत बड़ा नुकसान कर लिया। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है और अपने इन 2 महीने की तैयारी में इतना डेडिकेटिवली लग जाना है कि आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है। इसके अलावा आपको रिसोर्स मटेरियल क्या होगा, क्या आपको पढ़ना है, वो सारी जानकारी, इसके अलावा ट्रेंड एनालिसिस की वीडियो बना चुका हूँ, रिसोर्स मटेरियल की वीडियो बना चुका हूँ, इसके अलावा नई वीडियो भी बना दूंगा जिसमें आपके हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। और मेजर जो बच्चे मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं वो ये पूछते हैं, भैया इंपॉर्टेंट टॉपिक कौन से हैं, बुक कौन सी है, तो मैं बता चुका हूं, तो दोबारा से बता दूंगा। तो उसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक भी करें। तब तक के लिए जय हिंद, और अपनी तैयारी में डट जाओ और जाकर सीधे एनडीए के एग्जाम को क्वालिफाई करके ही मानना और छोड़ना मत। डिस्ट्रैक्शन से दूर रहें और तैयारी में लगे रहें।